हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ये आपका बायो का चैप्टर 1 है, ठीक है। तो आज हम इसका पार्ट 1 पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें हम स्ट्रक्चर ऑफ सेल पूरा कंप्लीट कर लेंगे, ओके। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें हम पढ़ेंगे अबाउट सेल ऑर्गेनेलीज और उसके आगे के जो भी आपके टॉपिक्स हैं, ओके। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर पार्ट 1 टुडे। स्टार्टिंग में हमें कुछ नेम्स दिए गए हैं, ठीक है, और हमें बताया है कि इन्होंने सेल से रिलेटेड क्या क्या इंफॉर्मेशन दी। सबसे पहले रॉबर्ट हुक, ठीक है। रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड सेल इन 1665। इन्होंने सेल को फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया था 1665 में, व्हेन ही वाज एग्जामिनिंग अ कॉक सेल अंडर हिज प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप। कोई बहुत ज्यादा मतलब वैसा माइक्रोस्कोप नहीं था, उनका एक प्रिमिटिव सा माइक्रोस्कोप था और उसके नीचे इन्होंने कौन से सेल को एग्जामिन किया था? कॉक सेल को, ठीक है। ही डिस्कवर्ड दैट द सेल वर डेड। कॉक्स जो था उसमें जो सेल्स प्रेजेंट थे वो डेड सेल्स थे, ठीक है। सेल इज अ लैटिन वर्ड मीनिंग अ लिटिल रूम। अब यहाँ पे हमें इस पैरा में दिया है कि रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले सेल को डिस्कवर किया था वो जब वो एक कॉक को एग्जामाइन कर रहे थे अपने प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप के अंडर, और कब? 1665 में, ठीक है। उन्होंने डिस्कवर किया कि जो सेल्स उन्होंने एग्जामाइन की, यानी कि जो सेल्स कॉक में प्रेजेंट थे वो डेड सेल्स थे, ठीक है। ये यहाँ पे एक इमेज है, इसमें ये जो आप देख सकते हो, और यहाँ पे बताया भी सेल एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है लिटिल रूम। अब यहाँ पे देख सकते हो ये सब जितने भी ये हैं ये सेल्स हैं, ठीक है, और ये कुछ लिटिल रूम्स की तरह लग रहे हैं, ठीक है। और ये कॉक सेल है और ये सारे सेल्स जितने इसमें प्रेजेंट है ये सब डेड है, ठीक है। उसके बाद ल्यूवेनहुक विद हिज इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप। अब नेक्स्ट किसने डिस्कवर किया? ल्यूवेनहुक ने, और उनका माइक्रोस्कोप कैसा था? थोड़ा सा इम्प्रूव्ड था। उन्होंने डिस्कवर किया फ्री लिविंग सेल्स। उन्होंने क्या डिस्कवर किया? लिविंग सेल्स। पहले रॉबर्ट हुक ने हमें क्या डिस्कवर करके बताया था कि जो सेल्स उन्होंने डिस्कवर किए वो डेड थे। अब जो यहाँ पे इन्होंने जो सेल्स डिस्कवर किए वो लिविंग सेल्स थे, और कहाँ फाइंड किए इन्होंने? पॉन्ड वाटर में 1674 में, ठीक है। ल्यूवेनहुक ने लिविंग सेल्स को डिस्कवर किया पॉन्ड वाटर में 1674 में, ठीक है, विद हिज इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप। उसके बाद रॉबर्ट ब्राउन इन 1831 डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस। अब सेल होता है, ठीक है, ये जैसे आपका एक सेल है, इसका एक न्यूक्लियस होता है जिसके बारे में हम आगे अभी पढ़ेंगे, ठीक है। उसी को रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था। उसके बाद नेक्स्ट है परकिंजे इन 1839 called the fluid substance of the cell as protoplasm, ठीक है। अब जैसे ये आपका सेल है, ये आपका क्या हो गया? एक न्यूक्लियस है जिसके बारे में हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। अब ये पूरे सेल में एक फ्लूइड सब्सटेंस होता है, एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है, ठीक है। और इस सब्सटेंस को इन्होंने क्या नाम दिया? प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। इस सब्सटेंस को इन्होंने कहा प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। किसने? परकिंजे इन 1839, ओके। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा सेल थ्योरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसे सबसे पहले दो लोगों ने बताया था, प्रेजेंटेड बाय टू साइंटिस्ट, श्लेडन एंड श्वान, इन 1838 और 1839, ठीक है। इन्होंने सेल थ्योरी को प्रेजेंट किया था। सबसे पहले इन्होंने दो चीजें बताई। इन्होंने कहा कि ऑल एनिमल्स एंड प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, ठीक है। जो भी प्लांट्स, जो भी एनिमल्स है, हर एक चीज सेल से बनी हुई है, ठीक है। सेकेंड चीज जो स्टेट की इन्होंने वो थी कि सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। दो चीजें पहली बार सेल थ्योरी में स्टेट की गई थी कि हर चीज, प्लांट, एनिमल, कोई भी हो, हर चीज सेल से बनी है। और दूसरी चीज क्या थी कि जो हमारा सेल है वो लाइफ का एक बेसिक यूनिट होता है, ठीक है। उसके बाद इसको एक्सपैंड किया गया था, यानी कि इसके बारे में और बताया गया था बाय विर्चो इन 1855। और उन्होंने बताया कि कोई भी सेल होता है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से अराइज होता है, यानी कि कोई भी सेल कहीं से बन नहीं जाता है। कोई एक प्री एग्जिस्टिंग सेल होगा, वो डिवाइड हुआ होगा तो उससे और सेल बने होंगे, फिर ये सेल्स डिवाइड करेंगे, इससे और सेल्स बनेंगे, ये डिवाइड करेगा, इससे सेल्स बनेंगे, ठीक है। और ये ऐसे ही फर्दर डिवाइड होते रहेंगे, ठीक है। यानी कि कोई भी अगर सेल आपको दिख रहा है, कोई भी सेल है, तो वो किसी सेल से ही बना है, ठीक है। यानी कि ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ठीक है। इन 1940 विद इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है,
1940 में विथ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इट वाज मेड पॉसिबल टू अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ सेल, ठीक है। Then the shape and size of the cell depends upon its function. अब कोई भी सेल है उसका फंक्शन जो होता है उसी के अकॉर्डिंग उसका शेप होता है, ठीक है। जैसे आपका न्यूरॉन होता है, ये आपका एक नर्व सेल होता है, ठीक है। इसका क्या क्या होता है, नर्व्स का आपको पता है सिग्नल्स ट्रांसमिट करते हैं, ठीक है। इसीलिए इनका शेप कैसा होता है, ये बड़े होते हैं, ठीक है। इनका साइज जैसा होता है वो बड़ा होता है, और कोई और आपका सेल जो होता है वो छोटा होता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि किसी भी फंक्शन के अकॉर्डिंग उस सेल का शेप और साइज होता है, ठीक है। देन यू कैन सी हियर सेम है डिवीजन ऑफ लेबर इन ह्यूमन बींग्स। हमें पता है ह्यूमन बींग्स में अलग अलग ऑर्गन्स अलग अलग काम करते हैं, ठीक है। आपको पता है आपका हार्ट ब्लड को पंप करता है, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्टमक, ये सब आपके फूड के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। यानी कि अब किसी भी ह्यूमन बीइंग में अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं जो डिफरेंट वर्क करते हैं, जिससे पूरा एक ह्यूमन बीइंग सरवाइव कर पाता है, ठीक है। वैसे ही देयर इज डिवीजन ऑफ लेबर इन अ सिंगल सेल, वैसे ही एक सिंगल सेल में भी डिवीजन ऑफ लेबर होता है, यानी कि अलग अलग उसके भी कंपोनेंट्स होते हैं जो ये सारे काम करते हैं, एक अकेला सेल ही नहीं होता है उसमें, ठीक है। अ सिंगल हैज डिफरेंट कंपोनेंट्स टू परफॉर्म फंक्शंस एंड दोज आर कॉल्ड सेल ऑर्गेनेलीज, ठीक है। ये आपके सेल ऑर्गेनेलीज की डेफिनेशन है, ठीक है। एक सिंगल सेल में बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपका अगर ये सिंगल सेल है तो इसमें अलग अलग कंपोनेंट्स होंगे जो आपके अलग अलग काम करेंगे, जिससे एक सेल सरवाइव कर पाएगा, ओके। तो अब हम आगे पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सेल। देखिए 3 ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो हर सेल में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। आपके डिफरेंट टाइप्स के सेल होते हैं, एनिमल सेल होता है, प्लांट सेल होता है, और भी काफी टाइप के सेल्स होते हैं जैसे प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। लेकिन 3 ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो हर सेल में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सबसे पहला आपका होता है न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। ये 3 चीजें आपके हर सेल में प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। जैसे सबसे पहला आपका न्यूक्लियस, ठीक है, ये आपका एक न्यूक्लियस होता है, फिर हमारा साइटोप्लाज्म होता है, उसके बाद एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। यहाँ पे ये आपकी जो होगी सबसे आउटर लेयर होगी वो होगी आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। ये एक कवरिंग होती है सेल को जो सेल के अंदर के मटेरियल या कंपोनेंट्स को बाहर के एनवायरनमेंट से अलग करती है, ठीक है, उसे प्रोटेक्ट करती है। उसके बाद ये आपका साइटोप्लाज्म है, ओके, दिस इज योर साइटोप्लाज्म। एंड देन ये होता है आपका न्यूक्लियस, ठीक है। अब ये 3 चीजें हर सेल में प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, ठीक है। तो अब हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। सबसे पहला हमारा था प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। देखो आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ सेल दैट प्रोटेक्ट्स द सेल कंपोनेंट फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ये सेल की आउटर मोस्ट कवरिंग होती है जो किसी भी सेल को उसके आउटर एनवायरनमेंट यानी कि बाहर के एनवायरनमेंट से उसके अंदर के कंपोनेंट्स को प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज आपकी है आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ सेल, किसको करती है, प्रोटेक्ट आपके अंदर के कंपोनेंट्स को, ठीक है। नेक्स्ट है इट इज कॉल्ड सिलेक्टिवली परमिएबल बिकॉज इट अलाउज ओनली सम सब्सटेंसेस टू गेट इन एंड आउट ऑफ द सेल। इसको सिलेक्टिवली परमिएबल कहते हैं क्योंकि ये कुछ ही सब्सटेंसेस को अलाउ करती है सेल के अंदर या बाहर जाने से, ठीक है। यानी कि हर सब्सटेंस को वो अलाउ नहीं करेगी कि सेल के अंदर भी जा रहे सेल के बाहर भी आ रहा है। ऐसे कुछ ही सब्सटेंस होते हैं जिनको मूवमेंट अलाउ होता है, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसे कोई भी सेल है, ठीक है, ये आपका सेल है, आपका ये न्यूक्लियस, ये साइटोप्लाज्म, ये जो आउटर मोस्ट कवरिंग है आपकी ये होती है आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। ये आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है जो कि आपकी आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, ठीक है। आपका ये आउटर एनवायरनमेंट से अंदर के कंपोनेंट्स को प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। उसके बाद द स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन इज कॉल्ड डिफ्यूजन, ठीक है। एक ऐसा मूवमेंट किसी भी सब्सटेंस का उसके हाई कंसेंट्रेशन से ऐसी जगह पे जहां पे उसका कंसेंट्रेशन लो हो, इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिफ्यूजन, ठीक है। मान लीजिए एक ये प्लेस है जहां पे ऑक्सीजन ज्यादा है, ठीक है, यहाँ पे आपकी ऑक्सीजन क्या है, हाई है, ठीक है,
और एक ये जगह है यहाँ पे आपकी ऑक्सीजन लो है, ठीक है। तो ये यहाँ से यहाँ जाएगी तो इसे हम डिफ्यूजन कहते हैं, ठीक है। ऐसे ही सेल्स में भी डिफ्यूजन होता है। उसके बाद सब सब्सटेंसेस लाइक CO2 एंड O2 आपकी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन कैन मूव अक्रॉस द सेल बाय डिफ्यूजन। ये आपकी कुछ गैसेस हैं जो सेल के अंदर बाहर जा सकती हैं, आ सकती हैं, किस प्रोसेस से? बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। मान लीजिए आपका ये सेल है, ठीक है, अंदर यहाँ पे आपकी O2 लो है, ठीक है, और बाहर आपका O2 क्या है? हाई है। बाहर ज्यादा ऑक्सीजन है, अंदर कम ऑक्सीजन है, ठीक है। तो ये आपका इसके सेल के अंदर जा सकता है, बाहर की ऑक्सीजन आपके सेल के अंदर जा सकती है। बाय विच प्रोसेस? बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, ओके। उसके बाद है ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन थ्रू अ सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। अब यहाँ पे ऑस्मोसिस एक ऐसा टाइप का डिफ्यूजन होता है जिसमें किसका मूवमेंट होता है? वाटर का। इसमें कोई गैस या किसी और सब्सटेंस का मूवमेंट नहीं होता है, इसमें मूवमेंट होता है वाटर का। कौन सी जगह से? हाई कंसंट्रेशन, रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन थ्रू अ सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। अब डिफ्यूजन में क्या था? स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ अ सब्सटेंस, ठीक है। यहाँ पे फिक्स नहीं था कि ये गैस है या लिक्विड है, क्या है, ठीक है। कोई भी सब्सटेंस था जिसका मूवमेंट हो रहा था, कहाँ से? हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में, और वहां पे कोई सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन नहीं थी। लेकिन ऑस्मोसिस में वाटर का मूवमेंट होता है, ठीक है। कहाँ से? हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन तक। किसके थ्रू? सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। ऑस्मोसिस में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। ऑस्मोसिस में सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू ही आना जाना होता है, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट आपको 3 टाइप के सॉल्यूशंस दिए गए, ठीक है, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपरटोनिक। और इन तीनों सॉल्यूशन की जो कंडीशंस होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। सबसे पहला आपको जो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है उसमें आपकी कंडीशन दी गई है कि इफ द मीडियम अराउंड द सेल हैज हाई वाटर कंसंट्रेशन देन द सेल, ठीक है। ये आपका मान लीजिए एक ऐसे बीकर है, ठीक है, इसमें आपका एक सेल है, यहाँ पे जो आपकी वाटर कंसंट्रेशन है सेल के बाहर, ठीक है, ये यहाँ पे H2O आपकी ज्यादा है, ठीक है, यानी कि बाहर का वाटर कंसंट्रेशन आपका ज्यादा है और अंदर सेल का वाटर कंसंट्रेशन आपका लो है, ठीक है। यहाँ पे ये सेल है आपकी, ठीक है। कंडीशन हमें क्या बता रहा है कि अंदर जो हमारा H2O है मीडियम में वो हमारा ज्यादा है और सेल में H2O हमारा कम है वाटर कंसंट्रेशन, ठीक है। ऐसी कंसंट्रेशन में जब ऐसा होगा आपका कि बाहर आपका कंसंट्रेशन ज्यादा होगा और अंदर आपका कंसंट्रेशन लो होगा, तो फर्दर आगे आपका क्या होगा कि यहाँ पे सेल जो होगा वो आपका स्वेल अप हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे ऑस्मोसिस होगा। अब इस जगह पे आपका ऑस्मोसिस होगा, बाहर आपका वाटर कंसंट्रेशन ज्यादा था, अंदर आपका कम था, ठीक है। तो इस प्रोसेस में आपका क्या हुआ? वाटर का मूवमेंट हुआ फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, इसीलिए आपका सेल क्या हो गया? स्वेल अप हो गया। यहाँ पे सेल आपका श्रिंक था, ठीक है, अंदर पानी कम था, अब यहाँ पे H2O अंदर क्या हो गया? ज्यादा हो गया, ठीक है। तो ये आपकी ये इसमें रिजल्ट करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे अंदर भी H2O और बाहर भी H2O, ठीक है, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। ये तब तक ऑस्मोसिस परफॉर्म होगा जब तक दोनों जगह की कंसंट्रेशन क्या हो जाए? इक्वल हो जाए, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू जो आपका केस दिया था कि इफ द मीडियम अराउंड द सेल इज हाई इन वाटर कंसंट्रेशन, ये वाला आपका जो केस था इसमें पानी आपका बाहर ज्यादा था और सेल के अंदर कम था, ठीक है। तो इस तरह के सॉल्यूशन को आपको हम कहते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, जब बाहर का कंसंट्रेशन ऑफ वाटर ज्यादा हो और अंदर का वाटर कंसंट्रेशन आपका लो हो, ठीक है। तो ऐसे को आप क्या कहोगे? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। और इसका आपका रिजल्ट क्या होगा? अगर आप कुछ टाइम बाद देखोगे तो आपका सेल स्वेल अप हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे ऑस्मोसिस परफॉर्म हो। और यहाँ पे ऑस्मोसिस कब तक होगा? जब तक दोनों जगह की कंसंट्रेशन इक्वल ना हो जाए, ओके। फिर नेक्स्ट है आपका आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। इसमें आपकी जो कंडीशन होती है वो ये होती है कि मीडियम के बाहर यानी कि मीडियम में जो आपका कंसंट्रेशन होता है और सेल के अंदर का कंसंट्रेशन वो दोनों सेम होता है, यानी कि इफ द मीडियम अराउंड द सेल
and inside the cell have same water concentration, then the solution is isotonic. ठीक है, आपका एक बीकर है अगर, ठीक है, इसमें एक सेल है, ठीक है, अब यहाँ पे बाहर भी आपका पानी है, ठीक है, अंदर भी आपका पानी है, ठीक है, यहाँ पे आपका H2O, यहाँ पे भी सेम है कंसंट्रेशन और यहाँ पे भी आपका कंसंट्रेशन सेम है, यानी कि जब दोनों जगह का कंसंट्रेशन इक्वल होगा वो आपका कैसा सॉल्यूशन होगा, आइसोटोनिक। ठीक है, यहाँ पे जब आपका हाइपोटोनिक सॉल्यूशन था, थोड़ी देर बाद देखने पे क्या हुआ था, दोनों जगह का सेल हमारा पहले क्या हुआ, स्वेल अप हो गया और दोनों जगह का हमारा कैसा हो गया, कंसंट्रेशन इक्वल हो गया था। उसी कंडीशन में जो हमारा मीडियम होता है वो हमारा हो जाता है आपका आइसोटोनिक सॉल्यूशन, जब दोनों जगह का कंसंट्रेशन हमारा सेम होता है। ठीक है, उसके बाद आपका होता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। इफ द मीडियम हैज लोअर वाटर कंसंट्रेशन देन द सेल, ठीक है, अगर मीडियम में पानी कम है और सेल में पानी ज्यादा है, ठीक है, जैसे ये अगर आपका बीकर है, ठीक है, और यहाँ पे आपका ये एक सेल है, ठीक है, ये ऑलरेडी स्वेल अप है, ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे अंदर वाटर कंसंट्रेशन आपका ज्यादा है, H2O आपका सेल के अंदर ज्यादा है और जो आपका मीडियम है वहां पे आपका H2O लो है, यानी कि बाहर वाटर कंसंट्रेशन आपका कम है और अंदर आपका वाटर कंसंट्रेशन ज्यादा है। ठीक है, तो ऐसे सॉल्यूशन को, यानी कि इस कंडीशन में आपका जो सॉल्यूशन होता है इसे हम कहते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, इसे अगर आप कुछ टाइम बाद ऑब्जर्व करोगे, इसे ऐसे ही रहने दोगे और इसको कुछ टाइम बाद अगर आप ऑब्जर्व करते हो, ठीक है, तो ये यहाँ पे आपका सेल क्या हो जाता है, श्रिंक हो जाता है। ठीक है, ये जो आपका सेल था ये आपका ऐसे श्रिंक हो जाएगा, यहाँ पे आपका स्वेल अप था, ये सेल आपका श्रिंक हो जाएगा और बाहर वाटर कंसंट्रेशन आपका ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ऑस्मोसिस परफॉर्म हुआ, सेल के अंदर का कंसंट्रेशन ज्यादा था और बाहर का कम था, तो अंदर से पानी बाहर आ गया। ठीक है, ऑस्मोसिस हुआ और कब तक हुआ, जब तक दोनों के कंसंट्रेशन इक्वल नहीं हो गए तब तक ऑस्मोसिस हुआ और इसका रिजल्ट क्या हुआ, आपका सेल आपका श्रिंक हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके 3 तरह के सॉल्यूशंस थे। ठीक है, सबसे पहला आपका हाइपोटोनिक, जिसमें मीडियम का कंसंट्रेशन सेल के कंसंट्रेशन से ज्यादा होगा, और किस चीज का कंसंट्रेशन, ये आपका वाटर का कंसंट्रेशन के बारे में बता रहे हैं इन तीनों टाइप के सॉल्यूशंस में। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो आइसोटोनिक है उसमें सेल का वाटर कंसंट्रेशन और मीडियम का वाटर कंसंट्रेशन दोनों सेम होता है। ठीक है, यहाँ पे सेम होता है। नेक्स्ट हाइपरटोनिक में मीडियम का लो वाटर कंसंट्रेशन सेल के अकॉर्डिंग, ठीक है, सेल में पानी ज्यादा होगा और मीडियम में कंसंट्रेशन पानी का कम होगा, ऐसे हमारा क्या होगा, हाइपरटोनिक। उसके बाद आपकी एक स्टेटमेंट दी गई है कि ऑस्मोसिस इज अ स्पेशल काइंड ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है, यहाँ पे आपकी ऑस्मोसिस जो होती है वो एक स्पेशल काइंड ऑफ डिफ्यूजन होता है। ऐसा क्यों, हमें पता है डिफ्यूजन में भी ऐसा मूवमेंट होता है जहां पे सब्सटेंस अपने ज्यादा कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में जाता है। ठीक है, अगर यहाँ पे O2 ज्यादा है और यहाँ पे O2 कम है तो ये यहाँ से यहाँ जाएगा। ठीक है, ये आपका डिफ्यूजन होता है। ठीक है, लेकिन आपका ऑस्मोसिस में भी सेम चीज होता है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, वाटर का मूवमेंट होता है और मेम्ब्रेन, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू आपका मूवमेंट होता है, इसीलिए ऑस्मोसिस एक स्पेशल काइंड ऑफ डिफ्यूजन होता है। ओके, देन नेक्स्ट है आपका एंडोसाइटोसिस। देखिए यहाँ पे देखिए हर सेल अपना फूड कैप्चर करता है। ठीक है, यहाँ पे आपका जो सेल दिया गया है ये है अमीबा। ठीक है, यहाँ पे दिया है द प्रोसेस इन विच फ्लेक्सिबल प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आपकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ये फ्लेक्सिबल होती है। ठीक है, तभी तो आपके फूड को वो प्रोक्योर कर पाएगी। ठीक है, अलाउज द सेल टू एंगल्फ फूड एंड अदर मटेरियल्स। ठीक है, एंडोसाइटोसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें आपकी फ्लेक्सिबल प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल को अलाउ करती है जिससे वो फूड को एनगल्फ कर सके और बाकी के जो मटेरियल्स होते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखो यहाँ पे ये आपका एक अमीबा सेल है, ये इसका एक फूड मटेरियल या कुछ भी है। ठीक है, ये आपको पता है कि सेल जो अमीबा होता है वो एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होता है और ये अपना शेप चेंज करता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप देखो इसने ये आपके स्यूडोपोडिया होते हैं। ठीक है, यानी कि फेक फीट अमीबा के पास होते हैं। ठीक है, ये इसने इसको पूरी तरह से यहाँ पे कवर कर लिया। ठीक है, यहाँ पे ये आपका
ये था सेल, ठीक है, जो भी था आपका फूड मटेरियल, ये यहाँ पे स्यूडोपोडिया के हेल्प से इसने यहाँ पे इसको पूरा कवर कर लिया, ठीक है। फर्दर आगे आके इसने पूरा इसको क्लोज कर लिया है, ठीक है, और ये आपका एक फूड वैक्यूल बन गया। यहाँ पे सबसे पहले इसको एक फूड मटेरियल था उसके सामने, ठीक है, उसने अपने फेक फीड के थ्रू इसको पहले ऊपर से कवर किया, देन उसके बाद उसने उसको पूरा कवर कर लिया यहाँ पे, ठीक है। तो ये किसके थ्रू हुआ? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू, क्योंकि वो फ्लेक्सिबल थी, उसने अलाउ किया सेल को इनगल्फ करने के लिए, ठीक है। तो इस प्रोसेस को आप क्या कहोगे? एंडोसाइटोसिस, द प्रोसेस इन विच फ्लेक्सिबल प्लाज्मा मेम्ब्रेन allows the cell to engulf food and other material। सिर्फ फूड नहीं, बाकी के भी मटेरियल्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका सेल वॉल, ठीक है, हमने सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा, जैसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। अब ये सेल वॉल है, ठीक है, ये सिर्फ प्लांट्स में होती है, ठीक है, ये सिर्फ प्लांट्स में होती है, ओके, ये खाली प्लांट्स में प्रेजेंट होती है, एनिमल सेल में नहीं होती है, ठीक है। प्लांट्स हैव अनदर रिजिड कवरिंग, ये कैसी होती है? रिजिड होती है, ठीक है, रिजिड कवरिंग कॉल्ड एज सेल वॉल, ठीक है, इट इज कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज, ठीक है, ये रिजिड कवरिंग होती है और किससे कंपोज्ड होती है? सेलुलोज से। देखो सेलुलोज आपका एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है जो स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, ठीक है, ये एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिससे आपको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, ठीक है। मान लीजिए आपके ये एक प्लांट सेल है, ठीक है, इसके बाद ये तो आपकी क्या हो गई? प्लाज्मा मेम्ब्रेन हुई, ठीक है, ये आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। लेकिन अब जो प्लांट सेल है उसमें एक और रिजिड कवरिंग होगी, ठीक है, ये एक और रिजिड कवरिंग है, और ये क्या है? आपकी सेल वॉल, और ये सिर्फ प्लांट्स में ही प्रेजेंट होगी, ठीक है, और ये किससे बनी है? सेलुलोज से बनी है, और कैसी है? रिजिड कवरिंग है, ठीक है। उसके बाद आपका एक दिया है प्लाज्मोलिसिस, ठीक है, यहाँ पे द श्रिंकेज और कंट्रैक्शन ऑफ सेल कंपोनेंट्स, ठीक है, सेल नहीं, सेल कंपोनेंट्स होगा यहाँ पे, ठीक है। पूरा आप जब इसकी डेफिनेशन आपके एग्जाम में पूछी जाएगी तो आप लिखोगे द श्रिंकेज और कंट्रैक्शन ऑफ सेल कंपोनेंट्स ड्यू टू लूजिंग ऑफ वाटर थ्रू ऑस्मोसिस, ठीक है। अब यहाँ पे आपको पता है ऑस्मोसिस में क्या होता है? वाटर का मूवमेंट होता है हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन में, ठीक है। अब प्लाज्मोलिसिस कब होगा? जब सेल के अंदर पानी ज्यादा होगा और मीडियम में पानी कम होगा, यानी कि कौन सा सोल्यूशन होगा आपका? हाइपरटोनिक, ठीक है, आपके सेल के अंदर H2O ज्यादा है, ठीक है। अब ये सेल से पानी क्या होगा? बाहर जाएगा वाटर, ठीक है, वाटर आपका एक्सपेल आउट होगा बाहर, ठीक है। अब जब पानी बाहर निकल जाएगा तो सेल आपका कैसा हो जाएगा? श्रिंक हो जाएगा सेल, क्योंकि पानी तो बाहर चला गया, कंपोनेंट बाहर गया, पानी एक उसका कंपोनेंट बन गया था। अब ये जब इससे बाहर चला गया तो सेल कैसा हो गया आपका? श्रिंक हो गया, ये सेल आपका श्रिंक है, ठीक है। तो यहाँ पे सेल के कंपोनेंट्स श्रिंक हो जाएंगे क्योंकि पानी चला जाएगा बाहर थ्रू विच ऑस्मोसिस। तो इस प्रोसेस को आप क्या कहोगे? प्लाज्मोलिसिस, ठीक है। द श्रिंकेज और कंट्रैक्शन ऑफ सेल कंपोनेंट्स ड्यू टू लूजिंग ऑफ वाटर थ्रू ऑस्मोसिस, पानी के जाने की वजह से, यानी कि पानी कम होने की वजह से, ओके। देन आपका है न्यूक्लियस, ठीक है, इसे हम ब्रेन ऑफ द सेल भी कहते हैं, ठीक है। इट इज ए कंट्रोलिंग सेंटर, ठीक है, सेल का कंट्रोलिंग सेंटर होता है न्यूक्लियस, ओके। अब इसका आपको स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया है, देखिए न्यूक्लियस कैसा होता है? डबल लेयर्ड होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है, इसकी जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो डबल लेयर्ड होती है, ठीक है। यहाँ आप डायग्राम में देख सकते हो इसके, ठीक है, ये आपके बाहर मेम्ब्रेन है और आप इसको देख सकते हो ये कैसी, ये डबल लेयर्ड है, ठीक है, यहाँ पे ये इसकी 2 लेयर्स बनी है, ठीक है, यानी कि ये आपका कैसा होता है? डबल लेयर्ड होता है। सबसे पहला चीज हो गया आपका इसके स्ट्रक्चर के बारे में, इसकी जो मेम्ब्रेन होती है वो डबल लेयर्ड होगी, ओके। देन देयर आर पोर्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दैट अलाउ द मूवमेंट ऑफ द सब्सटेंस। अब मूवमेंट भी होगा सब्सटेंसेस का, ठीक है, और इसी के लिए यहाँ पे इसकी मेम्ब्रेन में जो कि डबल लेयर्ड है उसमें पोर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये आप देख सकते हो, यहाँ पे छोटे छोटे ये पोर्स हैं, यहाँ पे स्पेसेस हैं इन दोनों के बीच में, ठीक है, ये आपके क्या है? न्यूक्लियर पोर्स हैं, ठीक है, ये है आपके न्यूक्लियर पोर्स, ठीक है, और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में, ठीक है।
उसके बाद नेक्स्ट है आपका क्रोमैटिन इज अ थ्रेड लाइक मटेरियल इन सेल्स। देखो यहाँ पे पता चल रहा होगा ये आपका थ्रेड लाइक मटेरियल है, ये आपका क्या है क्रोमैटिन। ओके, ये आपका सेल में जो न्यूक्लियस होता है उसका थ्रेड लाइक मटेरियल होता है, ठीक है। इट ऑर्गेनाइजेस इटसेल्फ इनटू क्रोमोसोम्स। अब ये अपने आप को किस में ऑर्गेनाइज कर लेता है, क्रोमोसोम्स। whenever a cell is about to divide, जब भी सेल डिवाइड होगा, ठीक है, जब भी सेल डिवाइड होगा किसी भी प्रोसेस से, जो भी आपके न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे, यानी कि जो आपका थ्रेड लाइक मटेरियल क्या है क्रोमैटिन है, यह आपको किस में ऑर्गेनाइज कर लेगा, क्रोमोसोम्स में, जब भी सेल आपका डिवाइड होगा। ओके, उसके बाद आपका न्यूक्लियोलस, ठीक है। अब ये न्यूक्लियस का ब्रेन है, न्यूक्लियस आपका किसका ब्रेन था, सेल का ब्रेन था। अब न्यूक्लियोलस आपका न्यूक्लियस का ब्रेन है, ठीक है। न्यूक्लियोलस इज द ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस। इट कंप्राइजेस अबाउट 25% ऑफ न्यूक्लियस वॉल्यूम, ठीक है। अगर आपका एक न्यूक्लियस है ये, ठीक है, तो इसका 25% ऑफ वॉल्यूम न्यूक्लियोलस का होता है, ठीक है। देन कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन एंड राइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए, ठीक है। ये आपका आरएनए का फुल फॉर्म है राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। न्यूक्लियोलस में आपका क्या होता है, प्रोटीन और राइबोन्यूक्लिक एसिड यानी कि आरएनए, ठीक है। यहाँ पे ये आपका क्या है, न्यूक्लियोलस, ठीक है। उसके बाद न्यूक्लियस कंटेन्स क्रोमोसोम्स, ठीक है। आपका क्रोमैटिन ही तो आपका कन्वर्ट होता है क्रोमोसोम्स में, यानी कि इसमें क्रोमोसोम्स होते हैं that are made up of proteins। अब ये किससे बने होते हैं, proteins and specific molecules of deoxyribonucleic acid यानी कि DNA, ठीक है। Chromosomes are the carriers of an organism's genetic information, ठीक है। अब देखो न्यूक्लियस में आपके क्रोमैटिन थे, क्रोमैटिन ने आपने आपको किसमें ऑर्गेनाइज किया, क्रोमोसोम्स में, जब सेल डिवाइड हुआ, ठीक है। क्रोमोसोम्स किससे बने थे, प्रोटीन्स और डीएनए से, ठीक है। अब ये क्रोमोसोम्स कैरियर्स होते हैं, यानी कि जब सेल डिवाइड होता है तो एक सेल से दूसरे सेल में जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन जाती है वो क्रोमोसोम्स के थ्रू ही जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सबसे पहले स्ट्रक्चर आपका ये था, न्यूक्लियस क्या होता है, डबल लेयर्ड होता है, ठीक है। इसकी मेम्ब्रेन कैसी होती है, डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन, ठीक है। उसके बाद इसके बीच में, मेम्ब्रेन के बीच में आपके पोर्स होते हैं जो अलाउ करते हैं मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस। उसके बाद क्रोमैटिन आपका थ्रेड लाइक होता है मटेरियल इन द न्यूक्लियस, ठीक है, दैट ऑर्गेनाइजेस इटसेल्फ इनटू क्रोमोसोम्स। जब भी सेल डिवाइड होगा आपका क्रोमैटिन क्रोमोसोम्स में चेंज होगा। उसके बाद न्यूक्लियस आपका ब्रेन होता है, ठीक है, न्यूक्लियोलस ब्रेन होता है न्यूक्लियस का। फिर ये 25% ऑफ वॉल्यूम होता है, ठीक है, न्यूक्लियस का 25% वॉल्यूम किसका होता है, न्यूक्लियोलस, ठीक है। उसके बाद ये किससे, इसमें होते हैं प्रोटीन्स और आरएनए, ठीक है। न्यूक्लियोलस में आपके प्रोटीन और आरएनए होंगे। उसके बाद न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है, वो किससे बने होते हैं, प्रोटीन से और डीएनए से, ठीक है। और क्रोमोसोम्स ही जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करते हैं एक सेल से दूसरे सेल तक, ठीक है। अब आप ये डायग्राम देखिए, यहाँ पे आपकी क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। आप देख सकते हो ये डबल लेयर्ड है, ठीक है। उसके बाद ये जो थ्रेड लाइक मटेरियल है ये क्या है आपका, क्रोमैटिन, ठीक है, ये आपका क्रोमैटिन हो गया। उसके बाद अब यहाँ पे देखो ये आपको 25% ऑफ वॉल्यूम क्या है आपका कंप्राइज कर रहा है, न्यूक्लियोलस, ठीक है। ये आपका क्या है, न्यूक्लियोलस, ठीक है, ये आपका हो गया न्यूक्लियोलस। ओके, तो ये पूरा था स्ट्रक्चर ऑफ आपका न्यूक्लियस, ठीक है। और न्यूक्लियस किसका कंट्रोलिंग सेंटर होता है, सेल का, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपका है न्यूक्लियोइड, एक चीज होती है, ठीक है। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन अराइज होता है व्हाट इज न्यूक्लियोइड। देखो कभी कभी सेल्स का एक पर्टिकुलर प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे आपको जो एनसीईआरटी में डायग्राम है ये एक सेल का डायग्राम है जिसमें एक पर्टिकुलर न्यूक्लियोइड है, मतलब यहाँ पे न्यूक्लियस नहीं दिया है आपको, न्यूक्लियोइड बताया गया है, ठीक है। न्यूक्लियोइड कब होता है, जहाँ पे उसका कोई पर्टिकुलर बाउंड्री नहीं होता है, ठीक है। समटाइम्स सेल डू नॉट हैव अ वेल डिजाइंड न्यूक्लियस बिकॉज दे लैक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। वेल डिजाइंड न्यूक्लियस कब नहीं होगा, जब उसकी कोई बाउंड्री नहीं होगी।
बाउंड्री आपको पता है मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। न्यूक्लियस की बाउंड्री यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। सच न्यूक्लियस विद नो डेफिनेट बाउंड्री आर कॉल्ड न्यूक्लियोइड, ठीक है। आपका ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। ये इतना आपका इसका आंसर था। अब ऐसे सेल्स जिनका कोई पर्टिकुलर न्यूक्लियस नहीं होता है उनका क्या होता है, न्यूक्लियोइड होता है, वो होता है आपका प्रोकैरियोट्स। और जिनका एक प्रॉपर न्यूक्लियस होता है वो आपका होता है यूकैरियोट्स, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या एक प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं है, यहाँ पे आपका न्यूक्लियोइड गिवन है, तो ये आपका कैसा सेल है, प्रोकैरियोट, ओके। ये आपका एक प्रोकैरियोटिक सेल है, ठीक है, क्योंकि इसका एक पर्टिकुलर न्यूक्लियस नहीं है, ओके। अब देखो साइटोप्लाज्म जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था, ठीक है। ये आपका न्यूक्लियस होता है, फिर इसके सराउंडिंग में क्या होता है आपका साइटोप्लाज्म, फिर आपकी सेल बाउंड्री होती है यानी कि आपकी सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। ये आपका जो साइटोप्लाज्म होता है ये एक थिक जेली लाइक सब्सटेंस होता है, ठीक है। एक प्रॉपर आपका लिक्विड नहीं होता है, ये जेली लाइक सब्सटेंस होता है, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैज अ थिक जेली लाइक सब्सटेंस इन इट कॉल्ड द साइटोप्लाज्म, ठीक है। ये आपकी इसकी क्या हो गई, डेफिनेशन हो गई, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर एक थिक जेली लाइक सब्सटेंस होता है जो हमारा होता है साइटोप्लाज्म, ठीक है। अभी किससे बना होता है, सॉल्ट, वाटर और प्रोटीन्स, ठीक है। सॉल्ट, वाटर और प्रोटीन से आपका साइटोप्लाज्म बना होता है, ठीक है। इसके बाद इसके अंदर काफी सारी ऑर्गेनेलीज होती हैं जो हमारे डिफरेंट वर्क को करती हैं, ठीक है। हमने देखा था एक सिंगल सेल में भी डिवीजन ऑफ लेबर होता है, यानी कि अलग अलग चीजें अलग अलग काम करती हैं, ठीक है। तो इन्हीं कंपोनेंट्स को हम क्या कहते हैं, सेल ऑर्गेनेलीज कहते हैं, ठीक है। अब साइटोप्लाज्म में ही ये ऑर्गेनेलीज सस्पेंडेड रहती हैं, ठीक है, दैट कैन परफॉर्म डिस्टिंक्ट फंक्शन ऑफ द सेल, ये वही है ऑर्गेनेलीज, ठीक है। इसके अंदर काफी सारी ऑर्गेनेलीज सस्पेंडेड रहती हैं जो डिफरेंट वर्क करती है सेल का, जिससे वो सरवाइव कर पाता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको बताया गया है फंक्शंस ऑफ द साइटोप्लाज्म। अब देखो फंक्शंस में सबसे पहला क्या है, ये इट सपोर्ट्स एंड सस्टेन्स द सेल ऑर्गेनेलीज एंड मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ये सेल ऑर्गेनेलीज और मॉलिक्यूल्स को अपने अंदर रखता है, ठीक है। इट सस्पेंस, ठीक है, यानी कि इट सस्पेंस द सेल ऑर्गेनेलीज जो आपके डिफरेंट वर्क को करती है सेल के अंदर। Then cellular processes occurs in it such as formation of proteins। अब जो भी आपका सेलुलर प्रोसेस होगा, जो भी फॉर्मेशन होगा वो साइटोप्लाज्म के अंदर ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट है इट डिसॉल्व सेलुलर वेस्ट। अब यहाँ पे कुछ बन रहा है तो कुछ वेस्ट भी जनरेट होगा, कोई भी चीज बनती है तो वेस्ट भी जनरेट होता है हमारा, ठीक है। वैसे ही अगर यहाँ पे मान लीजिए एग्जाम्पल ले लीजिए आप, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स बने, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ वेस्ट भी जनरेट हुआ होगा या फिर कुछ और भी बनेगा तो वेस्ट आपका जनरेट होगा, ठीक है। तो इसको डिसॉल्व कौन करेगा, साइटोप्लाज्म, ठीक है। इट डिसॉल्व सेलुलर वेस्ट। देन मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस इन द सेल सच एज हार्मोन्स। अब सब्सटेंसेस का मूवमेंट भी होगा, ये किसके थ्रू होगा, साइटोप्लाज्म के थ्रू, ठीक है। आपके एक ऑर्गेनेली से दूसरे ऑर्गेनेली के थ्रू कुछ भी जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये किस में हो रहा है, साइटोप्लाज्म में ही तो हो रहा है, क्योंकि उसी ने सारे सेल ऑर्गेनेलीज को अपने अंदर सस्पेंड करके रखा है, ठीक है। तो मूवमेंट भी यहीं पे होगा, ओके। तो ये आपका पार्ट 1 था, ठीक है। इसमें हमने स्ट्रक्चर ऑफ सेल पूरा कंप्लीट कर लिया, ठीक है। यहाँ पे आपने स्ट्रक्चर ऑफ सेल में 3 चीजें पढ़ी थी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और आपका साइटोप्लाज्म, ठीक है। इसके बाद पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे अबाउट सेल ऑर्गेनेलीज, ठीक है। और उसके आगे जो भी आपका रेस्ट ऑफ द माइटोसिस और मियोसिस बचा है, ठीक है, आपका प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बारे में दिया है एनसीईआरटी में, वो सारा हम आपका पार्ट 2 में कवर करेंगे। आई होप आपको ये समझ में आएगा। थैंक यू।